दो गठबंधन की सीधी लड़ाई है, उसमें सीधी लड़ाई में जनता जैसे दो गुटों में बंट करके मतदान किया है। इसलिए प्रशांत जी को अभी बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ तैयारी करके, बहुत कुछ मंथन करके फिर से आना पड़ेगा। आज जैसे प्रशांत किशोर जी की प्रेस वार्ता का निर्णय लिए थे, लेकिन अचानक प्रेस वार्ता उनका रोक दिया गया। फिर हुआ जो अगले निर्णय के बाद वो प्रेस वार्ता करेंगे। उस प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर क्या करते हैं, उसके बाद बहुत कुछ परिदृश्य और भी सामने आते हैं। कि जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही सहनशील होना पड़ता है और निगेटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। आपने क्या किया, आपने सम्राट चौधरी के बारे में तरह तरह की बात की। आज सम्राट चौधरी चुनाव जीत के आ गए। आपने जो है सो मंगल पांडे की बात की। मंगल पांडे ने सिवान में लगातार जो जीत रहे थे राजद के अवध बिहारी चौधरी, उनको हरा के जो है सो मंगल पांडे चुनाव जीत के चले आए। तो इस तरह से करके आप जो है सो एक निगेटिव कैंपेन आपने चला। आप अपनी बात को छोड़कर आप निगेटिव कैंपेन में आप चले गए। आप लगे पर्दाफाश करने के लिए, आप ये करने के लिए। तो वो जो है सो वो भी जनता ने, बिहार की जनता इस सब चीज़ को लाइक नहीं करती है। कोई भी राजनीतिक दल, उनकी कोर कमेटी होती है, उसकी बैठक करते हैं, उसमें जो सुझाव आता है उस सुझाव पर बात करते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं। उसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी से चूक हुई है। अपर कास्ट यहाँ 10% अगर है तो आपको उसको 25 सीट देना था, लेकिन आपने 88 सीट दे दिया। 88 सीट देने से सीधी एक बिहार के जनमानस में ये बात चली गई कि आप एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कहीं न कहीं से प्रभावित हुए हैं। पेड स्टाफ उनका राजनीतिक सलाहकार के रूप में नहीं हो सकता। पेड स्टाफ उनका संगठन का निर्माण नहीं कर सकता है। पेड स्टाफ यह सलाह नहीं दे सकता है कि इनको आप लाइए और इससे आपकी पार्टी मजबूत होगी। यह पेड स्टाफ नहीं कर सकता है। जो देखा है, पेड स्टाफ पैसा कमाने का काम किया है। जो चर्चाएं जन स्वराज के कार्यकर्ता लोग, नेता लोग करते हैं, उसके अनुसार से उनके जो पेड अनुसार स्टाफ है पैसा बनाने का काम किया। उनके अनुसार अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जिसके कारण उनको सफलता नहीं मिली है। जन स्वराज का सारा मामला समाप्त बिहार में हो गया, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मढ़ौरा में ये सेकंड हुआ है, माने ये निकटतम प्रतिद्वंदी ये हुए हैं। और कई जगहों पर अच्छे खासे 16,000, 17,000, 18,000 वोट आया है। ये अलग की बात है कि परसेंटेज चूँकि बहुत ज़्यादा सीटों पर ये लड़े हैं, तो इसलिए इनका परसेंटेज 3% हुआ है। मैं इतना ही बार कहना चाहता हूँ कि इनको गठबंधन भी करना चाहिए। देखिए, बिहार जो है, बिहार में देखिए बीजेपी जिसको कि लोकसभा में 2014 में मैक्सिमम सीट यहाँ मिला था, और उस समय नीतीश कुमार जो है सो अलग थे। लेकिन नीतीश कुमार जब बाद में आए, 15 में तो नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में लड़े, लेकिन बाद में जब आए और 19 का जब चुनाव आया लोकसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कम से कम 15 सीट जेडीयू को दे दिया, जीता हुआ सीट दे दिया, अपना विनिंग सीट दे दिया। तो आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, वो अपने सीटों का सेक्रीफाइस करती है बिहार में, इसलिए कि वो समझती है कि बिहार में बिना गठबंधन के हम शासन नहीं कर सकते हैं, शासन में नहीं आ सकते हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। और अभी बिहार विधानसभा चुनाव हो गए, उनके रिजल्ट आ गए, लेकिन अब बारी आती है विश्लेषण की। और यहां पर एक जो पार्टी कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव इस बार त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय बनाने वाले में सबसे बड़ी दावेदारी थी प्रशांत किशोर की। और उनकी दावेदारी इस हद तक गई थी कि वो एक राष्ट्रीय मीडिया है, उनके पत्रकार के सामने उन्होंने लिख करके दिया कि अगर उनको 175 सीटों से कम अगर सीटें आती हैं तो वो राजनीति या राजनीति के सलाहकार का जो काम वो करते हैं, वो काम वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि उनका परिणाम जो है वो 0 आया।
कोई भी एक सीट जो है जनसुराज नहीं जीत पाई। इसी विषय पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और साथ में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। तो सबसे पहले हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से ही जानेंगे कि उनका अनुभव, उनकी एनालिसिस क्या समझती है कि प्रशांत किशोर जनसुराज से कहाँ पे चूक हुई कि इतनी बड़ी दावेदारी 175 सीट की दावेदारी करने वाले व्यक्ति को एक भी सीट नहीं मिल पाया। जी देखिए, जनसुराज के जो संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, एक अच्छे चुनाव रणनीतिकार हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। कई जगह उनका प्रभाव दिखा भी, लेकिन अच्छे रणनीतिकार के कारण कई जगह वो सफल रहे। उसका कारण जो है सो उनमें थोड़ा अहंग की भावना आ गई, जो दिख भी रहा था, इस चुनाव में भी दिख रहा था। आप चुनाव लड़ने चल रहे हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी है, बहुत मजबूत तरीके से आप चुनाव लड़े हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ना चुनाव लड़ाना दोनों में अंतर है। तो आप इस पर लोगों को चुनाव लड़ा रहे थे कैसे लोगों को, जो व्यवस्थित है उनको और भी व्यवस्था बता करके जीत के करीब ला देना, और अपने स्वयं से जीरो से खड़ा होकर के चुनाव लड़ करके जीतना और सत्ता में आ जाना, दोनों में बहुत अंतर है। अब प्रशांत किशोर जी की बात हम करते हैं कि इस चुनाव में आए, ठीक है, 3 साल से उस क्षेत्र में थे। इसके बाद लगातार पदयात्रा की, ये गांव गए। एक तरह से यह तो जरूर हुआ कि गांव के लोग जान गए कि जनसुराज एक पार्टी है और प्रशांत किशोर भी एक व्यक्ति हैं जो लोगों के मतलब विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बहुत मुद्दों पर बात करते हैं। ये लोग जाना, इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन उनका जो अक्खर स्वभाव जो है, वह स्वभाव भी काफ़ी नुकसान, तुरंत किसी मामले पर रिएक्ट कर जाना, दावा कर देना, तो इस सब से तो राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। राजनीति में इस सब चीज़ को त्यागना पड़ेगा, राजनीति में सरल स्वभाव का होना पड़ेगा, राजनीति में सरलता से लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप जो उनके दल में भी जो लोग थे, उनसे भी बताया जाता है कि वो हर लोग से ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे, जो अपना निर्णय लिए उसको सर्वमान्य निर्णय मानते थे। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, उनकी कोर कमेटी होती है, उसकी बैठक करते हैं, उसमें जो सुझाव आता है उस सुझाव पर बात करते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं। उसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी से चूक हुई है। अब एक बात है जो उनका भविष्य क्या हो सकता है, तो अगर वो चुनाव में फिर यहाँ रुक गए, मतलब यह सोच करके रुके कि हम अगले 5 साल में नहीं, उसके अगले 5 साल में नहीं, लेकिन हमको बिहार के सत्ता में आना है, मजबूत स्थिति में रहना है, उस हिसाब से अगर टिके रह गए, लगातार फील्ड में काम करते रह गए, तो ऐसी बात नहीं है। बिहार तीसरा विकल्प खोज रहा है। बिहार में तीसरे विकल्प के लिए जनता भी चाह रही है कि तीसरा विकल्प कोई आए। बहुत दिनों से मतलब एक तो लालू परिवार और दूसरा नीतीश जी, और दोनों सत्ता में लगातार हैं, तो उससे लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। लेकिन विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर इस बार फेल हो गए, मजबूत स्थिति में नहीं आए, जिसके कारण उनको एक तरह से लोगों ने नकारा नहीं, हम इसको ये नहीं कह सकते हैं नकार ही दिया। अगर 3% ही वोट आया, हर विधानसभा में कुछ न कुछ उपस्थिति आ रहे, कोई नया आदमी आया उसको तो उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाता है। कई पार्टियां जिसको उम्मीदवार नहीं मिलता है, उनकी पार्टी में लोग पैसा जमा कर करके, जो मतलब 21,000 या जो था जमा करके पहले से ही टिकट के लिए, टिकट मेरा सुरक्षित हो उसके लिए पैसा भी जमा किया। तो इस तरह की बात नहीं जो एकदम से प्रशांत किशोर मतलब समाप्त ही हो गए। अगर वो चाहे अपना व्यवहार कुशल उनको होना पड़ेगा, उनको स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना पड़ेगा, जन समस्याओं को उठाना पड़ेगा, लोगों के बीच जा कर के समझना पड़ेगा कि उनकी मूल समस्या क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसकी बात तो हर लोग करते हैं, हर सरकार जो आती है, हर विरोधी है वो भी करते हैं, जिस तरह से ये भी कर रहे हैं। कोई उससे अलग वो कुछ नहीं रख दिया, जो जनता उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। जनता प्रभावित हुआ, लेकिन जो देख लिया बिहार में 2 गठबंधन की सीधी लड़ाई है, उसमें सीधी लड़ाई में जनता जैसे 2 गुटों में बंट करके मतदान किया है। इसलिए प्रशांत जी को अभी बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ तैयारी करके, बहुत कुछ मंथन करके फिर से आना पड़ेगा। आज जैसे प्रशांत किशोर जी की प्रेस वार्ता का निर्णय लिए थे, लेकिन अचानक प्रेस वार्ता उनका रोक दिया गया। फिर हुआ जो अगले निर्णय के बाद वो प्रेस वार्ता करेंगे। उस प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर क्या करते हैं, उसके बाद बहुत कुछ परिदृश्य और भी सामने आ सकते हैं। वापस आते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास। आप जनसुराज के फाउंडिंग मेंबर्स में भी शामिल थे
और गांधीवादी विचारधारा के प्रति अपनी सहानुभूति और जागरूकता रखने की वजह से आप उस जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद आपका मतभेद हुआ गांधीवादी विचारधारा के को लेकर के ही, और उसके बाद से फिर आपने बहुत पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि जन स्वराज की स्थिति यही होने वाली है। वो क्या था, वो कौन सी बात थी जिसको प्रशांत किशोर ने इग्नोर कर दिया और वो उनकी राजनीति के इस विफलता का कारण बना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब 2 अक्टूबर 2022 को भिथरवा से यात्रा शुरू हुई थी, उस समय पार्टी नहीं बनी थी। हम लोग उसमें वहाँ मौजूद थे और सुबह में प्रशांत जी से हम लोगों का सवाल जवाब हुआ था और उसमें कुछ बातें आई थी जिसमें था कि साहब आपका जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा, और प्रशांत जी ने उसको अप्रिशिएट किया था कि नहीं साहब मेरा जिंदाबाद का नारा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग ने पूछा था कि भाई इस पार्टी की विचारधारा क्या होगी, तो आपने गांधी की ओर इंगित किया था कि जो गांधी का फोटो लगा हुआ है तो गांधी की विचारधारा पर भी चलेगा। तो हम लोग को लगा कि बहुत अच्छी बात है। उसके साथ एक दो बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बात हम लोगों को कही थी। उन्होंने ये कहा था कि हम हड़बड़ी में नहीं हैं, बेचैनी में नहीं हैं, हम पूरे बिहार की पदयात्रा करेंगे और उसके बाद तब हम लोग विचार करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे यात्रा बड़ी ज़बरदस्त यात्रा हुई। वैसी यात्रा बहुत बिरले होती है जिसमें सचमुच में वो पदयात्रा थी। पदयात्रा का नाम दे के लोग गाड़ी पर करते हैं, वैसी पदयात्रा नहीं थी। लेकिन अब जो भी सलाहकार रहे हों, जो भी बात हुई हो, कहीं ना कहीं इनमें राजनीति जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होता है उसमें घुसने की बेचैनी हो गई। और नेचुरली पदयात्रा करना इतना आसान काम तो नहीं है। तो करीब करीब इनका 1 वर्ष का समय या उससे भी कुछ ज़्यादा समय तो इनका निकल गया लगभग 10-12 जिले में ही। उसके बाद इनको लगा कि साहब अब तो चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने फ्री कर दिया लोगों को। वहाँ भी एक टेक्टिकल मिस्टेक था कि आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन आपने अपने लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया, फ्री कर दिया। अब उनका जो लोग भी था वो लोग किसी को बीजेपी के साथ चला गया, कोई राजद के साथ चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। वहाँ एक नुकसान हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का फॉर्मेशन किया और पार्टी का फॉर्मेशन करके उनका उस समय तो उनको अध्यक्ष ही माना गया था कि ये अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो राज्य अध्यक्ष हैं और एक जो फॉरेन सेवा से रिटायर्ड जो व्यक्ति हैं उनको उन्होंने बनाया। और उसके बाद उसी में उन्होंने घोषणा कर दी कि 4 उपचुनाव जो है उसमें, और वो भी बहुत एरोगेंट होकर उन्होंने कहा दिखा दें वहाँ चुनाव लड़के हम दिखा दें। और वो चुनाव में चले गए। जो भारी ब्लंडर जिसको कहते हैं, वो भूल नहीं था, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ब्लंडर शब्द कहते हैं, वो उन्होंने किया। और चारों सीट में इनकी स्थिति बहुत बिल्कुल ख़राब हो गई। और जो वोट्स वहाँ आए भी वो वहाँ के जो ये थे जो कैंडिडेट्स थे वो पीछे भी चुनाव लड़ चुके थे, उनके कारण कुछ वोट्स उनको आए और 2 लोगों की तो जमानत जब्त वहाँ हो गई। तो एक तरह से वो जो आभा मंडल बना था, जो सवाल उन्होंने बिहार को लेकर खड़े किए थे, वो 3 सवाल इन्होंने खड़े किए थे। इन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया था, इन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया था और रोजगार का मुद्दा उठाया था। ये तीनों बिहार के लिए बहुत अच्छे मुद्दे थे और मैं तो इनके साथ पदयात्रा में था। पूरी ग्रामीण जनता भी गंभीरता से इनको सोचती थी, लेकिन इनकी जो हड़बड़ी और बेचैनी हो गई और 4 उपचुनाव में चले गए, ये इनका ब्लंडर था। और उसके बाद उसी पदयात्रा के दौरान एक और भारी गलती इन्होंने की कि इन्होंने जब देखा कि नहीं साहब गांधी के फोटो से हो सकता है कि हमारा उतना काम नहीं चल रहा हो, तो इन्होंने उसमें अंबेडकर का फोटो जोड़ दिया। तो नेचुरली इसका मतलब जो लोग समझ रहे थे कि ये गांधी के विचारों पर चलने वाले हैं, वो इनको अपॉर्चुनिस्ट समझ लिए कि नहीं साहब इनको जब जरूरत पड़ेगा तो गांधी को हटा के अम्बेडकर को ले आएंगे। कभी इनको ऐसा लग जाएगा कि नहीं अम्बेडकर की भी अब जरूरत नहीं है तो किसी दूसरे को ले आ देंगे। तो एक जो है सो इनका ये हुआ। और दूसरा जो रविंद्र बाबू सवाल उठा रहे थे, इनकी एरोगेंसी, कि जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो एरोगेंट नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही सहनशील होना पड़ता है और निगेटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। आपने क्या किया, आपने सम्राट चौधरी के बारे में तरह तरह की बात की। आज सम्राट चौधरी चुनाव जीत के आ गए। आपने जो है सो
मंगल पांडे की बात की, मंगल पांडे ने सिवान में लगातार जो जीत रहे थे राजद के अवध बिहारी चौधरी, उनको हरा के जो है सो मंगल पांडे चुनाव जीत के चले आए। तो इस तरह से करके आप जो है सो एक निगेटिव कैंपेन आपने चला, आप अपनी बात को छोड़कर आप निगेटिव कैंपेन में आप चले गए, आप लगे पर्दाफाश करने के लिए, आप ये करने के लिए। तो वो जो है सो वो भी जनता ने, बिहार की जनता इस सब चीज़ को लाइक नहीं करती है। तीसरी उनसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि ये खुद कह के कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे हम जाएंगे, और ये गए भी राघोपुर, लेकिन राघोपुर में जो इनको पुअर रिस्पॉन्स मिला उससे ये घबरा के वहाँ से भाग गए। और एक था कि करगहर सीट जो है जहाँ की रहने वाले हैं, वहाँ था कि वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में वहाँ से भी ये चुनाव नहीं लड़े और वहाँ एक कोई सम पांडे जो गीतकार हैं उनको उन्होंने। तो जिस पार्टी का सेनापति अगर चुनाव लड़ने से भाग जाएगा, अब देखिए, अब आप उसमें सवाल कह सकते हैं कि साहब नीतीश कुमार भी तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार चुनाव लड़े हुए हैं, चुनाव हारे भी हुए हैं, चुनाव जीते भी हुए हैं। अब नीतीश कुमार इधर आके नीतीश कुमार जो है सो विधान परिषद में रहते हैं, नहीं तो नीतीश, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार शुरू से विधान परिषद में। तो आपको अभी सेनापति को, तो आपको जब आप चुनाव लड़ते तो लोगों का विश्वास होता कि आप जो है सो निश्चित रूप से इसको ये करेंगे। तो इस बात पर लगातार जब मैं जन स्वराज के साथ था उस समय भी लगातार प्रशांत किशोर जी को मैं कहता रहा कि देखिए, आपको खुल के बोलना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब जनता को विश्वास होगा कि नहीं साहब, आप तो बराबर कहते हैं कि हम फलना को बनाएंगे, उसको बनाएंगे, किसको। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साहब हम जो है सो जिसका जितनी संख्या है उसके मुताबिक उसको हम टिकट देंगे, उसके मुताबिक अपर कास्ट यहाँ 10% अगर है तो आपको उसको 25 सीट देना था, लेकिन आपने 88 सीट दे दिया। 88 सीट देने से सीधी एक बिहार के जनमानस में ये बात चली गई कि आप एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कहीं ना कहीं से प्रभावित हुए हैं बाद के दिनों में, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप कांग्रेस के साथ आपकी हॉबनॉबिंग बहुत दिनों तक चली थी, और कांग्रेस में आप कहते हैं कि कांग्रेस में एक ऐसी स्थिति आई थी जिसमें कि आप कांग्रेस में जाने वाले लोग थे, लेकिन कांग्रेस से आपकी बात नहीं बनी तो आप जो है सो फिर अपनी पार्टी बना के आप जो है सो आगे बढ़ने लगे। तो ये जो आपने एक जो कहा था कि नहीं साहब हम अति पिछड़ों को इतना देंगे, हम पिछड़ों को इतना देंगे, हम जो है सो सवर्ण को इतना देंगे, हम मुस्लिम को इतना देंगे, आप तो सवर्ण को ही 88 सीट दे दिया आपने। तो इससे, जबकि उनको 25 सीट मिलना चाहिए था उस फॉर्मूले के मुताबिक, 10% अगर हैं तो 25 सीट उनको मिलना चाहिए था। तो इस तरह से, और जो सबसे अंतिम जो बात हुई, जो कि सारे जगहों से अगर बात किया जाएगा, तो जिन कार्यकर्ताओं को आपने अपने पार्टी के साथ जोड़ा, उनमें आपका विश्वास नहीं था। वो चाहे कोई व्यक्ति आया हो तब, या कोई जो सामान्य कार्यकर्ता आया हो तब, उस पर आपका विश्वास नहीं था। आपका आईपैक, जिसका बाद में आपने नाम बदल के JSPT रख दिया था, जन स्वराज प्रोफेशनल टीम, आपने उसका नाम रखा था। आपके वो पेड सर्वेंट थे और आपको उन्हीं लोगों पर विश्वास था, उन्हीं लोगों के अनुसार वही लोग जो है सो जिनको कहा उनको आपने टिकट दिया, और उस टिकट देने का कोई आधार नहीं था बना, जिनका कोई ज़मीनी रिश्ता नहीं था उनको आपने टिकट दिया। जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग आपके 2 साल से 3 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहे थे उनको आपने टिकट दिया। आपने कहा था कि पूरे बिहार में 1600 परिवार के लोग ही राजनीति में रहते हैं, वही विधायक बनते हैं, वही MP बनते हैं, मैं उनमें से किसी को टिकट नहीं दूंगा। और आपने विधान परिषद के चुनाव में उसी का उल्लंघन कर दिया, जबकि आपने जो है सो एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को ही आपने टिकट दिया। तो कहने का मतलब है कि जितनी बात आप कहते रहे उससे उलट आप काम करते रहे, और बिहार की जनता इतनी सेंसिटिव है, इतनी वो जागरूक है कि वो सब बातों को समझती है। वो घोड़ा पर बैठने वाला जो एक सामान्य व्यक्ति है वो भी यहाँ की राजनीति में पारंगत होता है, इसलिए वो समझ गया कि आपकी मंशा यहाँ पर बिहार के सुधार की नहीं है, बल्कि कुछ और मंशा से आप हैं। ये तो सारी बातें हुई। वापस आते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास, और ये तो तमाम बातें हैं राजनीतिक विश्लेषण के नज़रिए से, लेकिन माने या ना माने जो भी उम्मीदवार थे उनको वोट आए, और कुछ उम्मीदवार को तो बहुत अच्छे वोट आए, लेकिन हार गए।
आपको क्या लगता है आगे भविष्य क्या होगा? और एक और बात थी कि बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार भी जो प्रशांत किशोर से इंटरव्यू ले सकते थे आमने सामने, उन्होंने भी उनको चेताया था कि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, लेकिन ये अपने वो जो पेड वर्कर्स हैं उनकी बातों में आकर के सिर्फ उनकी ही बातों को सुनते रहे, उन्हीं का रिस्पॉन्स लेते रहे और उन्होंने उन तक झूठी खबरें पहुंचाई। तो अब लगता है कि प्रशांत किशोर अपने उस पेड जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हटकर अब पत्रकार जो ज़मीन पे काम करते हैं उनकी बात पर ध्यान देंगे? यह कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह का उनका स्वभाव है, और उसके बाद तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या तय करते हैं जो फिर बिहार में चुनाव में मतलब वो टिकते हैं या फिर वापस चले जाते हैं, कुछ भी संभव है। अगर वो टिक जाते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव करते हैं, राजनीति की परिभाषा को समझते हैं। राजनीति की परिभाषा ऐसा नहीं जो राजनीति की परिभाषा नहीं जानते हैं। राजनीति की परिभाषा में जो समय के अनुसार बदलने वाला नकली चेहरा, एक तरफ से उसको कहते हैं राजनीति में। जिस तरह का समय है उस अनुकूल आपको चलना पड़ेगा, न कि बड़ी बड़ी बातें करके और अपनी अखरपाना स्वभाव दिखाना पड़ेगा। उससे आप राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी बताए हैं कि जो वो बोलते थे कुछ दिन के बाद उसके ठीक विपरीत काम करते थे। उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक परिवार है उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन राजनीतिक जो परिवार है उन्हीं को टिकट दिए। तो देना पड़ेगा, बड़बोलेपन से नहीं होगा। जो राजनीतिक परिवार है, आपको तो चुनाव में यह देखा जाता है कि चुनाव में हमारे कौन से उम्मीदवार है जो जीत करके आएंगे, उनको तो टिकट देना ही पड़ेगा। लेकिन आप बोलने में कुछ भी बोल जाते हैं। आपके पास जो लोग हैं, आप जो उनके पेड स्टाफ हैं, पेड स्टाफ ऐसे ऐसे लोगों को, पूंजीपति लोगों को उनके करीब रख दिया जिनसे कहीं ना कहीं लाभ उठाया, जो उनको जानकारी है या नहीं है, लेकिन जो आम चर्चाएं हैं, उन्हीं के जो दल के लोग हैं जो चर्चा करते हैं, उसमें बताया जाता है कि पेड स्टाफ करोड़पति हो गए हैं। कई सारे पेड स्टाफ करोड़पति हो गए इस चुनाव में, उनको पता नहीं हुआ होगा। जो भी पूंजीपति उनके पास जाते थे उनको कहते थे कि आपको टिकट मिलेगा, उनसे कुछ लाभ लेते थे। तो इस तरह से करने से सिर्फ पेड स्टाफ के बल पर और पेड स्टाफ के सुझाव पर ही आप संगठन बनाइए तो उससे संगठन मजबूत तो होगा नहीं। संगठन मजबूत करने के लिए आपको सरल होना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों की बात को समझनी होगी, उसके बाद जैसे राजनीति में आप सफल हो सकते हैं। नहीं कि पूर्ण बात है जो मैं छूट गया था, ये इन्होंने जो शराबबंदी को समाप्त करने की बात कही, उससे महिला वोटर बिहार की छटक गई। क्योंकि महिला वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ शराबबंदी के कारण भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि भले यहाँ शराबबंदी सफल नहीं हुई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि शराबबंदी को महिलाएं पसंद नहीं करती हैं। उनके घर में शांति आई है, पैसे भी आए हैं। इसलिए ये हम लोग बार बार कहते रहे कि साहब ये जो है सो हाराकारी हो रही है, ये जो है सो गलत बात हो रही है। ये वो तो गांधी का फोटो लगा के तो आप शराबबंदी की को हटाने की बात कर रहे हैं, वो तो खैर एक बहुत ही अपराध है। लेकिन ऐसे भी पॉलिटिकली भी इन सारी बातों को नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि शराब रुकी रहे। एक तो ये है। अब जो एक सवाल आपने जो आदरणीय रविंद्र बाबू से कहा है, उसमें मैं भी साथ, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई ये जन स्वराज का सारा मामला समाप्त बिहार में हो गया, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मढ़ौरा में ये सेकंड हुआ है, माने ये निकटतम प्रतिद्वंदी ये हुए हैं, और कई जगहों पर अच्छे खासे 16,000, 17,000, 18,000 वोट आया है। ये अलग की बात है कि परसेंटेज चूँकि बहुत ज़्यादा सीटों पर ये लड़े हैं, तो इसलिए इनका परसेंटेज 3% हुआ है। मैं इतना ही बार कहना चाहता हूँ कि इनको गठबंधन भी करना चाहिए। देखिए, बिहार जो है, बिहार में देखिए बीजेपी जिसको कि लोकसभा में 2014 में मैक्सिमम सीट यहाँ मिला था, और उस समय नीतीश कुमार जो है सो अलग थे। लेकिन नीतीश कुमार जब बाद में आए, 15 में तो नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में लड़े, लेकिन बाद में जब आए और 19 का जब चुनाव आया लोकसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कम से कम 15 सीट जेडीयू को दे दिया, जीता हुआ सीट दे दिया, अपना विनिंग सीट दे दिया। तो आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, वो अपने सीटों का सेक्रीफाइस करती है बिहार में, इसलिए कि वो समझती है कि बिहार में बिना गठबंधन के हम शासन नहीं कर सकते हैं, शासन में नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो, और नीतीश कुमार को वो आगे करके रखती है, क्योंकि वो देखती है कि साहब जो ओबीसी चेहरा, उस तरह का बड़ा चेहरा
जो है वो बिहार में हमारे पास नहीं है। तो जब भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जब गठबंधन को निभाने के लिए अमित शाह जो है सो कई दिन तक चिराग पासवान को मनाते रहे इस चुनाव में, और जब देखा आपने कि किस तरह से जब उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हुए तो किस तरह से अमित शाह जी ने उनको बुलाया और उनको फिर जो है सो भरोसा दिया, और फिर जो है सो मांझी जी को किस तरह से मनाया। तो छोटे छोटे दलों को आज अगर मुकेश सहनी अगर उधर होते तो मुकेश सहनी अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होते, क्योंकि उनको ऑफर था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको स्थान देंगे और छः हम सीट भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सबक लेना चाहिए प्रशांत किशोर जी को कि भाई आप जो अकेला चलो का जो ये करते हैं बिहार में, आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, और अब बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए आपको आगे के लिए अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लाइक माइंडेड पार्टीज, आपको जो भी पसंद हो उसके साथ आप गठबंधन तैयार करें। कास्ट का एक अर्थमेटिक से काम नहीं चलेगा, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री आपकी जब होगी, और केमिस्ट्री कब होगी, जब दूसरे जातियों के साथ उनके जो पॉलिटिकल जो ये होंगे उनके साथ जब आप जो है सो गठजोड़ करेंगे, उनको सीट देंगे, आप उन सेक्रीफाइस उनके लिए करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि सफलता आपको नहीं मिलेगी। जो आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी जी 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 तो पेड स्टाफ की बात कर रहे हैं, तो पेड स्टाफ रखें। पेड स्टाफ आंकड़े जुटाने के लिए कई तरह के काम होते हैं, उस काम के लिए रखें, लेकिन पेड स्टाफ उनका राजनीतिक सलाहकार के रूप में नहीं हो सकता है। पेड स्टाफ उनका संगठन का निर्माण नहीं कर सकता है। पेड स्टाफ यह सलाह नहीं दे सकता है कि इनको आप लाइए और इससे आपकी पार्टी मजबूत होगी, यह पेड स्टाफ नहीं कर सकता है। जो दिखा है पेड स्टाफ पैसा कमाने का काम किया है, जो चर्चाएं जन स्वराज के कार्यकर्ता लोग, नेता लोग करते हैं, उसके अनुसार से उनके जो पेड अनुसार स्टाफ है पैसा बनाने का काम किया। उनके अनुसार अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जिसके कारण उनको सफलता नहीं मिली है। अब जहाँ तक सवाल है चुनाव नहीं लड़े, चुनाव जेपी भी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन ये जेपी नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है, ये जेपी है। चुनाव नहीं लड़े, लड़ाए, तो ये तो पहले से कह रहा है कि हमको मुख्यमंत्री नहीं होना है। हम जैसे ब्राह्मण जाति, यहाँ जातिवाद से अलग होकर के बिहार के लोग अलग मतलब आ भी रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव उसमें हो रहा है। यह भी नहीं उस जाति से हैं तो खुद को मुख्यमंत्री को घोषित करे जिससे अन्य लोग बिखर जाए, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन उनको धरातल पर आना पड़ेगा, लोगों की बातों को, जन समस्याओं को समझना पड़ेगा, लोगों की जो स्थिति है उसको देखना पड़ेगा, व्यवहार कुशल होना पड़ेगा। अब ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग, कुछ समाजवादियों को जिनको अपने साथ जोड़े, वो भी हिम्मत नहीं जुटा रहे थे कि कई बातें उनके सामने रखें, जहाँ हाँ, लेकिन उनकी बात को भी वो नहीं सुनना चाह रहे थे, या उनके भय से, उनके अखरपाना के कारण वे उनके नजदीक बातों को नहीं रख पाते थे, जी किसी की बात को मानेंगे नहीं। तो इसमें सरलता लाना पड़ेगा। अगर उनको फिर से बिहार में रहना है, बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाना है, बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं तो सुधार सकते हैं, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। लेकिन उनकी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और सरल स्वभाव का होना पड़ेगा और जनता के बीच जाकर के समझना पड़ेगा। फिर से संगठन मजबूत करना पड़ेगा, वो नहीं कि पेड स्टाफ को मजबूत करना पड़ेगा, उससे नहीं होगा। संगठन को मजबूत करके तब वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी तमाम बातें जनसुराज को लेकर के कि कैसी है पार्टी। सिर्फ भाषा ही नहीं है बिहार की पहचान कि हमने भोजपुरी बोल दिया और हम बिहारी हो गए। बिहारी पना एक एसेंस है, इसको लोग अक्खड़पना या बेपरवाह कहते हैं, लेकिन अगर आप बिहार में रहेंगे तो आप समझेंगे कि बिहार के लोग प्रिटेंशियस बिल्कुल नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही दिखना और वैसे ही बातें करना पसंद करते हैं, और इसमें किसी भी तरह का दिखावटीपन या किसी तरह का एरोगेंस नहीं होता है। तो खैर, ये थी तमाम बातें जो हमारे अनुभवी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने अपने अपने जो अनुभव हैं वो साझा किए। और अगर जनसुराज पार्टी के लोग और प्रशांत किशोर तक ये वीडियो पहुँचता है तो उन तक हमारा यही संदेश होगा कि आप यहाँ के लोकल, अगर आप बिहार की बात करते हैं तो लोकल जो रिपोर्टर्स थे उनके लिए आप इजीली अवेलेबल नहीं थे। ये तो हम सब जितने भी लोकल चैनल्स हैं उनकी शिकायत है। तो लोकली अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो आगे का चुनाव है, अगर आप यहाँ रहते हैं तो हो सकता है जनसुराज एक अलग ही और क्रांतिकारी पार्टी बन करके उभरेगी। अभी तमाम बातों को हमारे जनता और हमारे दर्शकों तक रखने के लिए हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।